हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज निखिल सरीन। वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का 2024 सीयूटी पेपर को हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बेटा, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर वन। बेटा, व्हेन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर वन इज टॉकिंग अबाउट which one of the following nation adopted an open door policy and economic reform in 1978? बच्चों, जब हम लोग इस क्वेश्चन में ओपन डोर पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि चाइना वो कंट्री थी जिसने ओपन डोर पॉलिसी लेके आई 1978 के अंदर, जो कि आपका फोर्थ स्टेप मॉडर्नाइजेशन से कहीं ना कहीं लिंक है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में लिंक करते हुए चलता हूँ कि 1973 के अंदर चाइना के प्राइम मिनिस्टर ज्यू इनलाई ज्यू इनलाई ने फोर स्टेप मॉडर्नाइजेशन फोर स्टेप मॉडर्नाइजेशन की कहीं ना कहीं बात की थी चाइना की। एंड फोर स्टेप मॉडर्नाइजेशन में उन्होंने चाइना के फोर सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर, योर industrial sector, as well as you can say science and tech sector and एंड मिलिट्री सेक्टर की इन्हांसमेंट की बात की थी। एंड इन्हीं सब पॉइंट को देखते हुए चाइना ने 1978 में अंडर द लीडरशिप ऑफ योर डेंग जियोपिंग डेंग जियोपिंग की लीडरशिप में डेंग जियोपिंग की लीडरशिप में चाइना अपना ओपन डोर पॉलिसी लेके आया। तो इसके बेसिस पे करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? चाइना इज अवर करेक्ट आंसर। थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ मैं कोड देना चाहता हूँ। चाइना पहले कम्युनिस्ट कंट्री का जो बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर था उसी के साथ चलता था, मीन्स देयर क्लोज इकोनॉमी एंड सब चीजें, जहाँ पे अभी भी कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट रूल भी वहाँ पे अभी है। मगर उन्होंने अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म किया इन्हेंसमेंट के लिए। नाउ जब चाइना कहीं ना कहीं इसको अंडरस्टैंड कर पाया था कि उनकी इकोनॉमिक बहुत ज्यादा अपग्रेडेड नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ देयर निश मार्केट, जो उन्होंने क्लोज इकोनॉमी को लिया हुआ है, तभी चाइना ने आपका 1970s के अंदर यूएसए से इंटीग्रेट करके यूएसए की हेल्प से हेल्प लेते हुए उन्होंने अपनी इकोनॉमी के अंदर कैपिटलिज्म भी कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर लिया, जिसी के बेसिस के ऊपर चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी की तरफ मूव करता हुआ चला। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हेन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकंड इज टॉकिंग अबाउट अवर in 1966 which who made 6 point proposal for greater economy of East Pakistan. 1966 6 point proposal, great autonomy of East Pakistan, it means we are talking about our बांग्लादेश। जब बेटा हम लोग बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश जो कि पहले पाकिस्तान का ही पार्ट था, ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट था। जब हम जानते हैं इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान के दो पार्ट बने थे, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान आज की डेट में बांग्लादेश है। नाउ ईस्ट पाकिस्तान में ऑटोनॉमी की बात कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा देखी गई थी, जो कि बांग्लादेश में एक हमारी पॉलिटिकल पार्टी थी जो आज भी है, उसका नाम था अवामी लीग। अवामी लीग अवामी लीग के जो फाउंडर थे वो थे आते शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ने ही पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात की थी और उन्होंने बोला था कि हमें बांग्लादेश रीजन को और ऑटोनॉमी की रिक्वायरमेंट है, जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने 6 पॉइंट प्रपोजल रखा। मगर वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं उनकी बात को नहीं माना। तो अल्टीमेटली यही कहीं ना कहीं पॉइंट बना था जब ईस्ट पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस की बात करनी शुरू कर दी थी। अल्टीमेटली 1971 की वॉर के अंदर इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करा के बांग्लादेश बनाया था। तो इस मीन्स वी कैन से दैट जो अवामी लीग के फाउंडर थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको इंडियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट से ही आज कहीं ना कहीं बांग्लादेश आपका बन पाया है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर third. When we talk about question number third is talking about our in which year Mikhail Gorbachev elected as the General Secretary of Communist Party of Soviet Union. ये बेटा हम लोग आपका मिखाइल गोरबाचेव की बात करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि
आज की डेट में जो रशिया है वो पहले आपका यूएसएसआर था, एंड यूएसएसआर में से 15 कंट्रीज आपकी निकल गई, एंड जिसकी वजह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। एंड उन 15 कंट्रीज में से आज के दिन में बहुत सारी कंट्रीज लाइक इस्तोनिया, लातविया, आपकी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, लाइक दैट वी हैव 15 कंट्रीज। तो वो 15 कंट्रीज जो यूएसएसआर का पार्ट थे, तो 1991 में यूएसएसआर का ब्रेकअवे हुआ। पर 1991 से पहले उनका उस रीजन का नाम यूएसएसआर था। एंड यूएसआर को टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज ने हेड किया है। तो लास्ट हमारे जो प्रेसिडेंट थे यूएसएसआर के, वो थे हमारे मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में जनरल सेक्रेटरी बने आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के। नाउ इन्हीं ने ही आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करी कि हमें रशिया को, मतलब सोवियत यूनियन को, हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली उसको इनहेंस करना चाहिए उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए। बट समहाउ वो सब चीजें कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट नहीं मिला है मिखाइल मिखाइल गोर्बाचेव को अपनी पार्टी मेंबर्स की हेल्प से। और अल्टीमेटली ही वॉज अनेबल टू स्टॉप डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसआर। बट इनके टेन्योर में, इनका जो टेन्योर था एज ए यूएसआर के प्रेसिडेंट के रूप में, 1985 से लेके 1991 का था। इन्होंने इस टाइम के अंदर काफी इकोनॉमिक रिफॉर्म, काफी इन्हेंसमेंट की कोशिश करी यूएसआर की, और जिसको हम लोग कहीं ना कहीं आगे डिस्कस भी करेंगे, कहीं ना कहीं कई क्वेश्चंस भी उसमें से हमारे आए हुए हैं। तो वी कैन से दैट इसका करेक्ट आंसर क्या हमारा 1985 इज द करेक्ट आंसर। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। When we talk about question number four is talking about which of the following country not accepted euro as a common currency। जब हम लोग यूरो एज ए करेंसी की बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत यूरोपियन यूनियन को हम कनेक्ट कर लेते हैं। जब हम लोग यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन क्या है, एक ग्रुप है जिसमें यूरोप की कंट्रीज आपस में ट्रेड एंड बाकी सब चीजों को साथ में लेते हुए चल रही है। जब हम लोग यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन की जो बिगनिंग है वो आपकी 1987 से लगभग आपकी स्टार्ट है, जब एक ग्रुप बना आपका यूरोपियन कम्युनिटी का, जिसमें आपकी 6 कंट्रीज बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड ने ग्रुप बनाया। इन्होंने बेसिक ग्रुप बनाया था अपने ट्रेड के लिए, कोल के, आयरन और स्टील के ट्रेड के लिए, और एनर्जी ट्रांसफर के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने ग्रुप बनाया था। विद द पैसेज ऑफ टाइम इस ग्रुप में बाकी कंट्रीज कहीं ना कहीं ऐड होती हुई चल गई। एंड फाइनली 1992 में यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप बन गया अंडर मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के अंदर। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें और एनहांसमेंट आती गई, एंड यूरोपियन यूनियन के अंदर और कंट्रीज ज्वाइन होती गई। बट इन कंट्रीज ने, ये कंट्रीज का मेनली मोटिव था ग्रुप बनाने का कि ट्रेड को एनहांसमेंट मिले। तो ट्रेड को इजी करने के लिए इन कंट्रीज की डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज थी, तो उन्होंने इसका एक सोल्यूशन निकाला, लेट्स गो विद वन करेंसी। एंड 2002 के अंदर यूरोपियन कंट्रीज एक करेंसी लेके आई, उस करेंसी का नाम था आपका यूरो। तो 2002 में यूरोपियन यूनियन ने एक करेंसी अडॉप्ट करी, यूरो। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम कंट्रीज, जो डिफरेंट यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज थी, उस डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज यूरो एज ए करेंसी को अडॉप्ट करते गई। लेट मी टेल यू वन थिंग, जब यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जब यूरो को ज्वाइन कर रही है, उनके लिए कंपलसरी नहीं है इसको ज्वाइन करना, इसको अडॉप्ट करना। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम काफी कंट्रीज ने यूरो एज ए करेंसी को अडॉप्ट कर लिया है। आज की डेट में 20 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने यूरो को एज ए करेंसी अडॉप्ट किया है। मगर अगर हम लोग यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, सर यूरोपियन यूनियन में आज की डेट में 27 मेंबर्स हैं। कितने आपके 27 मेंबर्स हैं, जो कि पहले 2020 में कितने मेंबर्स थे इनके पास, 28 मेंबर थे, जिसमें से 28 मेंबर जो था ब्रिटेन, जिसको हम यूके कहते हैं, यूके एग्जिट हो गया था, जो कि आपका ब्रिटिक्स के नाम से बहुत मशहूर है, कि मीन्स ब्रिटेन इसमें से एग्जिट हो गया। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में फिर से आते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट कौन सी कंट्रीज आपका यूरो को अडॉप्ट, यूरो एज ए जोन को अडॉप्ट नहीं किया। तो यूरो एज ए जोन को नहीं अडॉप्ट किया, तो वी हैव, यू कैन सी इन दिस मैप कि यूरोपियन यूनियन में काफी कंट्रीज हैं, बट इनमें से कई कंट्रीज ने
यूरो को अडॉप्ट नहीं किया, उसमें से 7 कंट्रीज, यू कैन से कितनी कंट्री, 7 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, पर उन्होंने यूरो को अडॉप्ट नहीं किया। उसमें से इन ऑप्शंस को देखते हुए चले तो वी हैव 2 ऑप्शंस जिन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। आंसर है आपका डेनमार्क एंड डेनमार्क एंड स्वीडन। लाइक लाइक दैट पोलैंड, बेलारूस, रोमानिया, बाकी कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी तक यूरो ऐसे करेंसी को अडॉप्ट नहीं किया। तो करेक्ट आंसर होगा आपका डेनमार्क एंड स्वीडन। Coming on to question number 5. Question number 5 is talking about our ASEAN Regional Forum. सर ASEAN Regional Forum established हुए 1994 में। एग्जामिनर ने क्वेश्चन ही दिया ही है, उन्होंने ये बोला है दिस established in 1994 एंड इट्स कैरिड आउट कोऑर्डिनेशन ऑफ, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या है। जब हम लोग आसियान कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, आसियान आसियान रीजनल फोरम की बात कर रहे हैं, आसियान रीजनल फोरम का मेन मोटिव था आपकी सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन रखना अमंग योर आसियान कंट्रीज। तो पहला बात ही आती है, जब आसियान कंट्रीज है कौन, तो जब आसियान कंट्रीज की बात करते हैं, ये ग्रुप है एसोसिएशन ऑफ योर साउथ ईस्ट एशियन नेशन का, इसमें कितनी कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज हैं। जब हम 10 कंट्रीज की बात करें तो वी हैव म्यांमार विद अस, वी हैव थाईलैंड विद अस, वी हैव कंबोडिया विद अस, वी हैव वियतनाम विद अस, वी हैव लाओस विद अस। एज वेल एज टुवर्ड साउथ में जाएं तो हमारे पास म्यांमार, हमारे पास आपका मलेशिया है, देन सिंगापुर वी हैव इंडोनेशिया, वी हैव ब्रूनेई एंड वी हैव फिलीपींस। इस आसियन ग्रुप की जो फॉर्मेशन है वो 1967 से लिंक है, जो कि आपका बैंकॉक डिक्लेरेशन से लिंक। बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंदर 1997 के अंदर आसियन ग्रुप बना एंड इसमें आज के डेट में 10 मेंबर्स हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्हीं ग्रुप्स ने अंदर कुछ ना कुछ एनहेंसमेंट लेके आए, जिसमें वन ऑफ द एनहेंसमेंट कौन सी आपकी आसियान रीजनल फोरम है, जिसकी स्टार्टिंग कब की थी आपकी 1994 की थी, फॉर मेंटेनिंग योर सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी इन योर आसियन कंट्रीज। और यही रीजन आपका साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में भी आपका आता है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ज्वाइंट सार्क इन 2007। सर जब हम सार्क की बात करते हैं, सार्क भी ऐसा ही ग्रुप है जैसे आपका आसियान ग्रुप है। सार्क की फुल फॉर्म क्या आपकी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सर सार्क की फॉर्मेशन 1985 से है, जो कि आपका ढाका डिक्लेरेशन के अंदर, ढाका डिक्लेरेशन के अंदर कहीं ना कहीं ये फॉर्म हुआ 1985 में। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें जो हमारी कंट्री थी अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया। वैसे जो ये ग्रुप बनाया गया था, ये साउथ एशियन कंट्रीज को लेके ग्रुप बनाया गया था। एंड साउथ एशियन कंट्रीज की ग्रुप की बात करें तो व्हाट वी हैव, मेंबर कंट्रीज कौन सी थी, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव। एंड 2007 में अफगानिस्तान ने इसको ज्वाइन किया। तो वी कैन से दैट ये हमारी कुछ इंफॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू साफ। इसमें मैं कुछ और आपकी करंट अफेयर से लिंक चीजें जोड़ना चाहूंगा, जो कि जीके का कहना की पार्ट है। साफ ग्रुप आज के दिन में बहुत एक्टिव नहीं है। सार्क ग्रुप का एक्टिव ना होने की वजह इंडिया पाकिस्तान का मेनली कॉन्फ्लिक्ट है, बॉर्डर इशू है, टेररिज्म है, जिसकी वजह से सार्क ग्रुप कहीं ना कहीं डेवलप नहीं हुआ। एंड इवन इस सार्क ग्रुप के अंदर जितनी भी इंडियन नेबरिंग कंट्रीज हैं वो ये मानती है इंडिया एक किस्म से बुली की तरह ऐसे अपनी हेजिमनी कहीं ना कहीं स्टेब्लिश कर रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्री इस ग्रुप को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर पाई है। इसी वजह से इंडिया ने अब इस सार्क ग्रुप में पाकिस्तान अफगानिस्तान को हटा के एक नया ग्रुप बना लिया था, जिसका नाम था BBIN। और यू कैन से एक और ग्रुप पे काम हो रहा है दैट इज कॉल्ड बे ऑफ बंगाल वाला ग्रुप, जिसमें आपका नेपाल, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, मलेशिया ऐसी कंट्रीज। इसके ऊपर हम लोग पहले भी कई वीडियोस करंट अफेयर्स में हम बना चुके हैं। तो मैं आपको वहां नहीं लेके जा रहा, मैं वापस लेके आ रहा हूँ साग के ऊपर। जब हम साग की बात कर रहे हैं, साग का जो लास्ट मीट थी, लास्ट जो मीटिंग थी, 19th मीटिंग हुई, वो हुई आपकी 2016 में। देखिए ईयर देखिए 2016 में हुई, जो कि पाकिस्तान में हुई थी। उसके बाद से लेके अभी तक कोई साख की लेके मीटिंग ही नहीं हुई। एंड 14th साख सुमित जो इंडिया में हुई थी, 14th सुमित जो थी आपकी इंडिया में हुई थी। एंड इस सुमित, ये जो सुमित इंडिया में हुई थी, कहाँ हुई थी, कौन सी ईयर में हुई थी, 2007 में हुई थी। मीन्स
वी कैन सी ओवर हियर साग की सिग्निफिकेंस कहीं ना कहीं कम हो रही है। हो सकता है सीबीएसई में आपका ऐसा कोई क्वेश्चन भी बन रहा हो। ठीक है, वी हैव दिस थिंग विद अस। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। जब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन साउथ एशिया। जस्ट नाउ अभी हमने इसको कहना है डिस्कस किया। सर साउथ एशियन कंट्रीज कहना अपनी सार्क ग्रुप से लिंक है। तो वी से दैट ऑप्शन देखिए, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एंड चाइना। सर चाइना इज नॉट द पार्ट ऑफ साउथ एशिया। चाइना आपका ईस्टर्न एशियन कंट्रीज में आती है, ईस्टर्न एशियन रीजन में आता है, तो चाइना हमारा ऑप्शन इसमें से नहीं है। Coming on to question number 8. When you talk about question number 8 is talking about your याल्टा कॉन्फ्रेंस। बच्चों जो हम लोग याल्टा कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, याल्टा कॉन्फ्रेंस हमारा कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन से लिंक है। याल्टा कॉन्फ्रेंस में हमारे तीन बड़े कंट्रीज के लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, एंड जिन की पार्टिसिपेशन की वजह से यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन बनने की कहीं ना कहीं बिगिनिंग हुई। एंड याल्टा कॉन्फ्रेंस पहली बात हुई कहाँ, तो याल्टा कॉन्फ्रेंस हमने बात की, तो याल्टा कॉन्फ्रेंस हमारी 1945 में हुई थी। मींस वर्ल्ड वॉर जब कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी, तब आपकी याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन हमारा बना। एंड याल्टा कॉन्फ्रेंस में तीन बड़ी कंट्रीज के लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो उस टाइम की वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्री थी। एक तो थे उनमें आपके रोजवेल्ट, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे। सेकंड थे चर्चिल, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर थे। एंड थर्ड थे स्टालिन, जो कि उस वक्त के यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे। तो अल्टीमेटली थ्री बिग स्टूड, जो पूछा गया आंसर किसका बता रहा है, आंसर हो गया आपका सेकंड। ठीक है, तो बेटा कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। व्हेन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज टॉकिंग अबाउट आवर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी स्टैब्लिश कब हुई। सर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है क्या, सर ये वो एजेंसी है जो कि पीसफुल पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करता है। मतलब न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करिए, बट पीसफुल पर्पस के लिए, मीन्स एनर्जी को डेवलप करने के लिए, rather देन आप वेपन्स को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। इस इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की जो इस्टेब्लिशमेंट कब की है, वो है आपकी 1967 की है। आज की डेट के अंदर इस कंट्री के इस ग्रुप के 178 मेंबर्स हैं। एंड इसका बेटा हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है हमारा वियना, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर इज द हेडक्वार्टर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। मैं आप लोगों को खासकर बोलूंगा, जब भी आप ये वीडियो सुन रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बनाइए, बहुत यूजफुल रहेगा। बहुत सब चीजें को हम कनेक्ट कर रहे हैं, आज ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या बता जो डिस्कशन कर रहे हैं वही आपका अगली बार क्वेश्चन बन रहा हो। अपनी चीजों को ढंग से पढ़ते हुए चलना बेटा, तभी काम होगा। अदरवाइज थिंग्स विल बी डिफिकल्ट। और रियली रियली चीजें इजी नहीं है, चीजें डिफिकल्ट है। बारीक चीजों पे काम हो रहा है, एग्जामिनर बहुत बारीक चीजों को उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना। आपको ओवरऑल नॉलेज तो होनी चाहिए सब। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following organization provide loan and grant to member countries for human development? कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली लोन देती है, ग्रांट देती है अपनी मेंबर कंट्रीज को ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इन टर्म ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड योर रूरल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कहीं ना कहीं देती है। तो उसमें अगर हम इन ऑप्शंस पे जाएं, तो हमारे पास WTO है, हमारे पास वर्ल्ड बैंक है, IMF है एंड UNO है। सर हमें कहीं ना कहीं नाम से पता, और कहीं ना कहीं पता ही है कि WTO और UNO, वर्ल्ड बैंक, ये लोन तो देते नहीं है। तो लोन देने वाले होगी दो ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक और IMF। सर इन दोनों में से इन पे ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम कौन करता है। लेट मी टेल यू सम ब्रीफ अबाउट दिस थिंग। जब बेटा हम लोग IMF की बात कर रहे हैं, तो हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों की इस्टेब्लिशमेंट कहीं ना कहीं यूरोपियन रीजन को फिर से रीडेवलप करने के लिए हुई थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब ये सब चीजें डेवलपमेंट हो गया, अल्टीमेटली क्या हुआ, इन ग्रुप्स ने अपना जो फोकस था डिफरेंट जगहों पे भी आपका डाल लिया, डेवलपमेंट पे लिंक कहीं ना कहीं डाल दिया। तो कहीं ना कहीं IMF का एम ये बना कि जितनी भी आपकी की मेंबर कंट्रीज है, उन मेंबर्स कंट्री की फाइनेंशियल, मेंबर कंट्री की
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लुक आफ्टर करें। इट मीन्स कंट्रीज को कहीं ना कहीं लोन प्रोवाइड करें, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करें फॉर प्रमोटिंग देयर ट्रेड, फॉर रिड्यूसिंग पॉवर्टी, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब चीजों के लिए करें, तब उनका मोटिव ये था। ठीक है। बट आई जब वर्ल्ड बैंक की बात करें, सर वर्ल्ड बैंक का मेन मोटिव था आपका ह्यूमन डेवलपमेंट को माइंड में रखते हुए, मीन्स एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट को माइंड रखते हुए लोन प्रोवाइड करना। तो यहां से हमारा आंसर क्या बन रहा है? आंसर बन रहा है हमारा सेकंड। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक का हमारा हेडक्वार्टर का है, हमें पता होना सब चीजें। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर का है, सर हेडक्वार्टर इसका है वॉशिंगटन डीसी में। एंड आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर का है, उनका भी आपका हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन डीसी में है। जब हम लोग वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन आपकी 7 जुलाई 1944 की है। एंड सेम आईएमएफ की आपकी जो स्टेब्लिशमेंट है वो वर्ल्ड बैंक से कुछ दिन पहले की है, और वो आपकी है जून में 1944। एंड यू नो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का जो इस्टेब्लिशमेंट थी, एक कॉन्फ्रेंस से लिंक है। उस कॉन्फ्रेंस का नाम है आपका ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए ये हो सकता है, सर ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से क्या निकल के आया? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बैंक कहीं ना कहीं निकल के आए। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज टॉकिंग अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ स्टार्ट। सर स्टार्ट है क्या? जैसे स्टार्ट की बात करते हैं, स्टार्ट की फुल फॉर्म में ही उसका काफी चीजें पहले जाएंगे। इट वॉज योर स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। सर आर्म्स की रिडक्शन करना, सर स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में स्टार्ट हुई थी। जब हम जानते हैं, जैसे हमने कोल्ड वॉर एरा में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि यूएसए और यूएसआर दो पावरफुल कंट्रीज निकली वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, दोनों अपनी हेजेमनी को स्टैब्लिशमेंट करने में कहीं ना कहीं लगे रहे। तो पॉइंट ये आता है कि सर इन दोनों ने ट्रीटी पे क्यों आए? सर इन दोनों जो कंट्रीज थी अपनी इकोनॉमी में बहुत बर्डन डाल रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स बना के। तो अल्टीमेटली इन दोनों ने ही आपस में सलाह की, सुलह की, और बोला कि जी अपने वेपन्स को हम लोग कम करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, स्टार्ट, आपके स्टार्ट किया। स्टार्ट क्या था? आपकी आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी थी, जो कि जिसमें दो दो कहीं ना कहीं पॉइंट रहे हैं। एक है आपका स्टार्ट, START, स्टार्ट 1। एक है आपका स्टार्ट 2। जैसे स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 की बात करते हैं, सर दोनों ही हमारी आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी हैं। स्टार्ट 1 स्टार्ट 1 हुई आपकी 31 जुलाई 1991 में, जो कि हुई बिटवीन यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। उस वक्त यूएसआर के हमारे हेड कौन थे? उस वक्त थे आपके मिखाइल गोरबाचेव। मिखाइल गोरबाचेव इज योर हेड ऑफ योर यूएसआर। एंड यूएसए के थे आपके जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जॉर्ज डब्ल्यू बुश वॉज द यूएसए प्रेसिडेंट। एंड स्टार्ट 2 कब हुई? वो हुई आपकी 3 जनवरी 1993 में हुई। एंड उस टाइम पे हमारे जो कंट्रीज कौन सी थी? रशिया, देखिए वर्ड यूज क्या कर रहा हूं मैं, रशिया और यूएसए। मींस यूएसआर क्या बन गया था? रशिया। एंड रशिया के उस वक्त हेड कौन थे आपके? बोरिस येल्स्टिन हेड थे। बोरिस येल्स्टिन हेड थे, जिन्होंने ये आपकी ट्रीटी साइन की थी। बट बट हमारे यूएसए के प्रेसिडेंट सेम थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। Coming on to question number 12. When we talk about the question number 12, we talk about which of the following is a threat to global security. सर ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए क्या थ्रेट है? ह्यूमन राइट, आर्म्स कंट्रोल, टेररिज्म एंड डिसआर्ममेंट। सर ह्यूमन राइट तो कहीं ना कहीं थ्रेट में नहीं आता। आर्म्स कंट्रोल, आर्म्स की रिडक्शन करना, तो ये भी थ्रेट में नहीं है। सर डिसआर्ममेंट कहीं ना कहीं हमारी थ्रेट में आता है। सर डिसआर्ममेंट मतलब भी क्या हुआ? सर आर्म्स को कहीं ना कहीं कम करना। तो सर ये तो थ्रेट नहीं है। बट टेररिज्म साहब वाकई थ्रेट है। सर टेररिज्म थ्रेट क्यों है? क्योंकि सर इसके थ्रू क्या कर रहे हो आप? सर आप पॉलिटिकली वायलेंस क्रिएट कर रहे हो कि सोसाइटी के अंदर।
तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 13। नाउ व्हेन वी टॉक क्वेश्चन नंबर 13, बेटा हमारे पास मैच द फॉलोइंग है। अगर हम एक तरफ देखें तो कुछ नाम दिए हुए हैं, ये हमारे ट्राइब्स के नाम है, ट्राइबल ग्रुप्स के नाम दिए गए हैं। एंड एक तरफ हमें दिया गया एरिया दिए गए हैं कि किस एरिया में कहीं ना कहीं हमें ये मिलते हैं। तो अगर मैं इसी इनको मार्क करते हुए चले, मापूचे, बेटा व्हेन वी टॉक अबाउट मापूचे, सर मापूचे एक ट्राइबल ग्रुप है जो कि मेनली कहाँ मिलता है सर? चाइना में मिलता है। तो आंसर नंबर 3 मेरा पहले जा रहा है। तो इसके बेसिस के ऊपर मैं आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट कर सकता हूँ। आंसर अब मेरा जो भी है 1 और 3 में से लेंगे। अगर मुझे एक से दो ऑप्शन दोनों मिल जाएंगे तो इजिली मैं आंसर मैं लगा सकता हूँ। जब बेटा हम लोग पूना ट्राइब की बात करते हैं, पूना ट्राइब हमारे ईस्ट ऑफ पनामा कैनाल की तरफ मिलते हैं, तो बी का ऑप्शन हो गया 1। तो आंसर सर मेरा सेकंड हो गया। बट आप बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। इंडिजियस पीपल ऑफ कॉर्डिलेरा रीजन, सर ये फिलीपींस के लिए गया। एंड ट्राइबल पीपल ऑफ चिटगांव हिल ट्रैक आपका बांग्लादेश का गया। तो आंसर जो है हमारा क्या बन गया? हमारा सेकंड इज आवर राइट ऑप्शन। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, क्योटो प्रोटोकॉल वाज साइंड। कब क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ? सर क्योटो प्रोटोकॉल है क्या? सर ये यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट क्लाइमेट कन्वेंशन है। ये क्या है? क्लाइमेट कंजर्वेशन कन्वेंशन। इस क्लाइमेट को कैसे बचाना है, उसके ऊपर ये बात यूनाइटेड नेशन के थ्रू हुई, क्योंकि कब हुई? 1997 में हुई। एंड सर 1997 में 160 कंट्रीज ने इसको साइन किया था। एंड जिसमें इसको रेक्टिफाई करके अल्टीमेटली टू केम इनटू इफेक्ट में आया आपका ये 2005 में आपका इफेक्ट में आया। मगर इंडिया इसे नॉट इंडिया ने इसको 1997 में साइन नहीं किया। अल्टीमेटली इंडिया ने इसको साइन कब किया आपका 90, इंडिया ने इसको 2000 2000 आई एम मिसिंग द ईयर, 2002 था, यस। इंडिया ने क्योटो प्रोटोकॉल को 2002 में इसको साइन किया। तो वी कैन सी दैट क्योटो प्रोटोकॉल कब का है? 1997 का है। इंडिया ने कब साइन किया इसको? 2002 में इसको साइन किया। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वाज एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट नाम से पता लग रहा है कि सर हमें एनर्जी को कंजर्व करना है। इंजर्व कैसे कंजर्व कर सकते हैं? यूज को मिनिमाइज करके, वेस्टेज को रोक के, और कहीं ना कहीं हमारी जो डिपेंडेंसी बन रही है फॉसिल फ्यूल्स को लेके, सर उस डिपेंडेंसी को हमें कहीं ना कहीं खत्म करना है। तो इसके ऊपर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉन फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर काम कर रही है, सस्टेनेबल ग्राउंड पे एनर्जी को बनाने की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग सनलाइट, टाइडल एनर्जी, थर्मल एनर्जी को बेसिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो इंडिया ने एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आपका कब साइन किया? 2020 2001 में साइन किया। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16, which of the which of the following global platform bring human right activists, environmentalists, labor, youth, women activists, and oppose neoliberal organization? Neoliberal globalization, सर जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन हम कहते हैं कि सर आपस में ट्रेड को बढ़ाना, एक दूसरे की कंट्रीज में पार्टिसिपेट करना आपका ट्रेड के अंदर, सो दैट हम कस्टमर्स के पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन हो, दैट वी ऑल। तो न्यू लिबरल ऑर्गेनाइजेशन को अपोज किया रहा है, मीन्स सर बोला जा रहा है कि आज की डेट में जो ग्लोबलाइजेशन है वो कैपिटलिज्म है। तो बोला जा रहा है आज की डेट में जो एक्सेसिव नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन फैल रहा है, आज की डेट में एक्सेसिव जो आपका ये कैपिटलाइजेशन फैल रहा है, इससे रिजल्ट क्या हो रहा है? तो रिजल्ट ये हो रहा है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सी कंट्रीज की पॉलिसी को अपने हिसाब से चलाती हैं, जिसकी वजह से लोकल मार्केट और लोकल पीपल कहने में सफर होते हैं। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को उठाने वाली हमारी ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल सोशल फोरम। नेशनल सोशल फोरम की बात करें तो नेशनल, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनल, ये वर्ल्ड हो गया। वर्ल्ड सोशल फोरम, वर्ल्ड सोशल फोरम की एस्टेब्लिशमेंट आपकी 2001 की है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है आपका ब्राजील के अंदर, ब्राजील में इसका हेडक्वार्टर है। एंड इनका फोकस यही है कि हमारा जितना भी नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन फैल रहा है, जिसकी वजह से
लोकल मार्केट डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से इनकी हेजेमनी बन रही है, उस हेजेमनी को कहीं ना कहीं रोका जाए। ठीक है, तो दिस इज मीन सबके लिए ट्रेड ओपन होना चाहिए, ट्रेड करो तो ओपनली करो, ऐसा ना हो कि डोमिनेंस बैठाई हुई है। जैसे कोई भी एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी डोमिनेंस चल रही है, सारी चीजें वही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से रूल बनाएगी। तो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं ये मना करते हैं। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीन्स ग्लोबलाइजेशन। जब ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो हमने क्या बोला, ग्लोबलाइजेशन क्या है सर, एक मल्टी डायमेंशन आपका फिनोमिना है। तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका 3। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18, when we talk about question number 18, when is अम्बेडकर जयंती is observed। तो जब हम लोग अम्बेडकर जयंती की बात करते हैं तो we know that we are talking about our डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम लोग मॉडर्न मनु के नाम से भी हम लोग जानते हैं, मॉडर्न मनु के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ही वॉज ए, यू कैन से, हेड ऑफ आवर ड्राफ्टिंग कमिटी ऑल्सो। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। एंड इन्हीं का बर्थ डेट कब का है, 14 जनवरी का है। इसीलिए हम लोग अम्बेडकर जयंती 14 ऑफ अप्रैल को हर साल हम लोग मनाते हैं। एंड Dr. B.R. Ambedkar was also the, you can say, law minister in your Nehru's cabinet। Nehru's cabinet के अंदर ये आपके लॉ मिनिस्टर भी थे। बट जब आपका हिंदू कोड बिल आया, हिंदू कोड बिल पे कहीं ना कहीं ये सेटिस्फाई नहीं थे, एंड इन्होंने काफी पॉइंट्स रखे। ही वॉज अगेंस्ट द कास्टिज्म। तो हिंदू कोड बिल जब आया 1952 के अंदर, इन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करी, और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये चीजें इनकी नहीं मानेगी, ही रिजाइंड फ्रॉम द नेहरूज कैबिनेट। एंड अल्टीमेटली 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लिया था, हिंदू धर्म को छोड़ने के बाद। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19, लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई लोगो। सी, ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, पिक्चर देती हो, बताओ जी क्या है ये। सर हमें क्या बताया जा रहा है, लोगो आइडेंटिफाई करना है। सर ये लोगो किसका है, सर ये लोगो है आपका यूनाइटेड नेशन का। सर यूनाइटेड नेशन का लोगो जब बात कर रहे हैं, सर ये कुछ लीव्स दिख रही हैं। सर ये लीव्स कौन सी हैं, सर ये लीव्स हैं आपकी ऑलिव ब्रांच की। व्हेन वी टॉक अबाउट ऑलिव ब्रांच, ऑलिव ब्रांच हमारा बेसिकली वर्ल्ड पीस को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, वर्ल्ड पीस को रिप्रेजेंट करता है। एंड यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 इज द फॉर्मेशन डे ऑफ अवर यूनाइटेड नेशन। हो सकता है क्रोनोलॉजी बेस्ड नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन दिखा दे। तो यूरोपियन यूनियन कब बना, 1992 में बना। साग कब का था, 1985 का था। यूरोपियन यूरोपियन यूनियन, सॉरी, यूनाइटेड नेशन कब का है, 1945 का है। एंड आशियन कब का है, 1967 का है। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, तो बी प्रिपेयर। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। सेकंड सेक्रेटरी जनरल हमारे थे डैग हैमर्सजोल्ड। तो ये वही पर्सनैलिटी थे जिन्होंने स्टेट दी, बड़ी फेमस स्टेटमेंट दी थी। वो स्टेटमेंट उनकी ये थी कि यूनाइटेड नेशन इज क्रिएटेड नॉट नॉट टू टेक वर्ल्ड टूवर्ड्स और ह्यूमैनिटीज टूवर्ड्स हेवन, बट टू बट टू यू कैन से सेव इट फ्रॉम द हेल्प। ये इनकी स्टेटमेंट थी, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट थी। और इन्हीं को ही, ये सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे, इन्हीं को ही हमारे आपको नोबेल पीस प्राइज मिला। इन्होंने आपका जो हमारे सुएज कैनाल डिस्प्यूट था, सुएज कैनाल डिस्प्यूट में ही प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एज वेल एज जो कॉन्गो क्राइसिस से, उन कॉन्गो क्राइसिस में भी ही प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इनको नोबेल पीस प्राइज अवार्ड दिया गया। ठीक है, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21, यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट, जस्ट नाउ वी आर डिस्कस। सर यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन कब की है, 24 अक्टूबर की 1945 की है। तो यूनाइटेड नेशन डे हमने 24 अक्टूबर 1945 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सर अगर हम यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन की बात करें तो हमने अभी पढ़ा याल्टा कॉन्फ्रेंस, कहीं ना कहीं इससे एक इम्पोर्टेंट, याल्टा कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी जिसके थ्रू आपका चीजें कहीं ना कहीं निकल के आई। बट सर इसमें यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन जो थी, एक ट्रीटी से लिंक है, जहाँ से बिगिनिंग हुई। उस ट्रीटी का नाम था आपका अटलांटिक ट्रीटी। क्या नाम था,
Atlantic Treaty. Sir, Atlantic Treaty और you can say Atlantic Charter is the right word. Atlantic Charter आपका अगस्त 1941 में साइन हुआ, जो कि हुआ बिटवीन यूएस यूएस प्रेसिडेंट हमारे रॉसवेल्ट थे एंड यूके के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल। इन दोनों के बीच में हमारा ये अटलांटिक चार्टर साइन हुआ, जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन बननी स्टार्ट हुई थी। Coming on to question number 22. When we talk about question number 22, United Nations was founded as successor of which of the following? Sir, यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन हमारे 24 अक्टूबर 1945 की है, ये अभी हम लोग देख चुके हैं। मगर यूनाइटेड नेशन को बनाने का मोटिव ये था कि सर वर्ल्ड की पीस को कहीं ना कहीं मेंटेन रखना। तो वर्ल्ड की पीस को मेंटेन रखने के लिए यूनाइटेड नेशन से पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, वो थी लीग ऑफ नेशन। सर लीग ऑफ नेशन हमारी 1920 जनवरी 1920 में जनवरी 1920 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जो कि वर्ल्ड की पहली पहली मल्टी यू कैन से मल्टी ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसका मेन मोटिव यही था कि वर्ल्ड की पीस को मेंटेन रखना। मगर कहीं ना कहीं जब लीग ऑफ नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कहीं ना कहीं रोक नहीं पाया, तो अल्टीमेटली यूनाइटेड नेशन बना एंड 18 अप्रैल 1946 में लीग ऑफ नेशन को डिस्कार्ड कर दिया। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23, what is the write the full form of UNDP? So United Nation Development Program is the full form of your UNDP। आंसर आपका हो गया सेकंड। पर जब मैं यूएनडीपी की बात कर रहा हूँ, सर यूएनडीपी है क्या? सर यूएनडीपी एक विंग है यूनाइटेड नेशन की, जिसका एम क्या है? सर एम है आपकी वर्ल्ड लेवल पे पॉवर्टी को एलिमिनेट करना। इवन आपका एक सस्टेनेबल ग्राउंड पे आपको कंट्रीज के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने की आप बात कर रहे हो इन सब जगहों पे। एज वेल एज एज वेल एज जब मैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करता हूँ, तो सर 22 नवंबर 1965 में 22 दिसंबर 1965 में यूएनडीपी की एस्टेब्लिशमेंट हुई। एंड आज की डेट में यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सर न्यूयॉर्क में है। हम लोग कई बार यूएनडीपी को हम लोग न्यूज में पढ़ते हैं। जस्ट जब हम लोग यूएनडीपी की बात करते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं सुनते हैं कि सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इन सब रिपोर्ट्स पे वर्क कराने का काम किसका है? यूएनडीपी का है। तो कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24। तो कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24, हम देख सकते हैं पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ये जो पैराग्राफ है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बेसिस के ऊपर ही पैराग्राफ है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एस्टैब्लिशमेंट एंड सब चीजें। मेरी एडवाइस रहती है बच्चों को, आप पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए। जब भी आप पढ़ें, अगर आपका पेपर जो है ऑनलाइन पेपर हो रहा है, तो आप कुछ हाईलाइट नहीं कर सकते। अगर ऑफलाइन पेपर है तो आप चीज़ों को हाईलाइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेके। मगर जो भी चीज़ पढ़े फुल कंसंट्रेशन से पढ़िए, क्योंकि आपको बार पढ़ने टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि एक पैराग्राफ आ रहा है तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जस्ट गो थ्रू दिस पैराग्राफ नाउ। लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कंसिस्ट ऑफ 7 स्टेट, दे आर कॉल्ड एज। सर जो 7 स्टेट्स हैं हमारी नॉर्थ ईस्ट में, उनको हम लोग 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या आता है? सर असम आता है, नागालैंड आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है। ठीक है, तो ये हम 7 सिस्टर्स की हम बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। एंड सिक्किम भी हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कहते हैं, बट 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं, वो 8 स्टेट कहना कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बनता है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। व्हेन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 25,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन शेयर इट्स बाउंड्री विद? ऐसी कौन सी रीजन है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ बाउंड्री शेयर करते हुए चलते हैं? तो लेट्स गो विद दिस ऑप्शन। सर चाइना, नेपाल, बांग्लादेश। अगर मैं सर सैमन विद सिस्टर्स को बात लेते चलूं, तो नेपाल तो सिक्किम से बॉर्डर शेयर करता है, तो ये ऑप्शन तो कहीं ना कहीं गलत हो। चाइना, भूटान, बांग्लादेश। सर चाइना, भूटान, बांग्लादेश तीनों ऐसी कंट्रीज हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से बॉर्डर शेयर करती हैं। दिस ऑप्शन कैन बी कंसिडर। सेकेंड ऑप्शन आ रहा है, थर्ड ऑप्शन आ रहा है, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश। अगेन चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश भी वो तीनों कंट्रीज हैं जो कहीं ना कहीं इनके साथ बॉर्डर शेयर करते हुए कहीं ना कहीं चलती हैं। तो दिस ऑप्शन कैन बी कंसिडर। फोर्थ ऑप्शन आ रहा है, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश। श्रीलंका तो हो नहीं सकता, तो हमारे पास ये दो ऑप्शन है। तो इन दोनों में से कोई भी एक करेक्ट आपका आंसर हो सकता है। बट एग्जामिनर ने जब ये क्वेश्चन ये निकाला है, इसका उन्होंने आंसर कहीं ना कहीं माइंड में श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश देते निकाला है, जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग चैलेंज कर सकते हैं और चैलेंज भी हुए हैं। तो इन दोनों का आंसर टू और थ्री में से कोई भी हो सकता है। ऐसा कोई चीज होती है जब चैलेंज किया जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी जो एनटीए है वो इन दोनों आंसर को कहीं ना कहीं करेक्ट मानते हुए बच्चों को आंसर में मार्क्स देते हुए कहीं ना कहीं चलती है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर स्टेट ऑफ नागालैंड क्रिएटेड? जब हम लोग नागालैंड क्रिएशन की बात करते हैं तो हमें पता है कि सर इंडो चाइना वॉर हुई थी। इंडो चाइना वॉर was took place in year 1962। एंड 1962 के वॉर के बाद पहली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट थी वो थी हमारी नागालैंड। इसको कब बनाया गया? 1963 में फॉर्म हुई। और इसी से लिंक्ड क्वेश्चन था इस बार के आपके 2024 के सीयूटी जनरल टेस्ट में, जीके के अंदर क्वेश्चन आपका आया था। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27। खासी ट्राइब एंड एथनिक ग्रुप आर इनहेबिटेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? जब सर आप खासी ट्राइब की बात करते हैं, सर ये एथनिक ग्रुप आपका मेघालय रीजन का है। सर मेघालय वो स्टेट है जिसको सबसे ज्यादा रेनफॉल मिलती है। हाईएस्ट रेनफॉल कहीं ना कहीं मिलती है हमारी कंट्री के अंदर। यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट हिल्स हैं। कौन सी? गारो, खासी एंड जैंतिया। गारो, खासी एंड जैंतिया, ये वहाँ की इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। इन ट्राइब्स के बेसिस के ऊपर उन हिल्स का नाम लिखा गया है। तो एक खासी ट्राइब का नाम भी कहाँ से आया? मेघालय से आया। क्वेश्चन नंबर 28। नॉर्थ ईस्ट सर्व ए गेटवे टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन मेंशन बिलो? सर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के थ्रू हम लोग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को लिंक करते हैं। सर जो हम लोग गेटवे की बात कर रहे हैं, तो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ही ये नॉर्थ ईस्ट एशियन रीजन्स के ऊपर, साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स के ऊपर फोकस करने की बात की थी। तब उन्होंने पॉलिसी निकाली थी, एक्ट लुक ईस्ट पॉलिसी। एंड नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 2014 में लुक ईस्ट को कहीं ना कहीं एक्ट ईस्ट वाली पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करी। So this is an important question for us. Coming on to question number 29. Who among the following entered into standstill agreement in India in November 1947? हम लोग जानते हैं जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई 1947 में, तो बहुत सारे ट्रबल्स हमारे सामने थे। एक ट्रबल ये था कि जितनी प्रिंसिपल स्टेट थी उनको कहना जोड़ के एक यूनाइटेड इंडिया बनाना था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, बट उसमें कई ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जो हमारे लिए ट्रबल क्रिएट कर रही थी। उन चारों के नाम यहाँ लिखे भी हुए हैं, मणिपुर, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डिफरेंट टेक्ट्स के थ्रू इन सबको अपने साथ इंडिया में आपने मिला लिया। मगर पॉइंट हमारा यहाँ पे ये आया, जब मणिपुर की बात करते हैं, महाराजा ऑफ मणिपुर ने इंडिया के साथ मिली, जो कि मर्जर एग्रीमेंट इंडिया के साथ उन्होंने किया, जो था आपका सितंबर 1948 का। हैदराबाद, हैदराबाद को इंडिया ने ऑपरेशन ऑपरेशन पोलो के थ्रू ऑपरेशन पोलो के थ्रू अपने साथ मिलाया। एंड अल्टीमेटली हैदराबाद जो था हमारे पास, आई एम सॉरी, मणिपुर 1949 में मिला था। एंड हैदराबाद हमारा आपका, यू कैन से, सितंबर
1948 में हमारे साथ जुड़ गया था। मगर हैदराबाद ही वो स्टेट थी जिसने इंडिया के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था नवंबर 1947 में। फिर वो इंडिया ने अपने ऑपरेशन पोलो के थ्रू हैदराबाद को अपने साथ मिला लिया था। जो हम जूनागढ़ की बात करते हैं तो जूनागढ़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रिफेरंडम करवाया था, जिसको हम पेब्लिसाइड के नाम से भी जानते हैं। रिफरेंडम करवाने के बाद 24 फरवरी को 24 फरवरी 1948 को जूनागढ़ इंडिया के साथ मर्ज हो गया था। एंड जब कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करना ने किया 26 अक्टूबर 1947 को। उसके बाद वो इंडिया का पार्ट कहलाने लगा। तो हमारे लिए यहाँ पे नवंबर 1947 स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट आंसर क्या है आपका? निजाम ऑफ हैदराबाद इज आवर आंसर। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30। Which of the following princely state were reluctant to sign instrument of assertion with India? अभी जो हमने पढ़ा वही ऑप्शन कहीं ना कहीं हमारा है। तो हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर इज द राइट ऑप्शन। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31। When we talk about question number 31, so we say that two nation theory was advanced by which of the following? जब हम टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं, टू नेशन थ्योरी दी किसने थी? सर हमारे सब एनसीईआरटी में आंसर लिखा हुआ है मोहम्मद अली जिन्ना। टू नेशन थ्योरी की जो बिगनिंग थी, उसका जो एक फ्रेमवर्क था, वो देने वाले थे हमारे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान वॉज द पर्सन जिन्होंने ये टू नेशन थ्योरी की बात सबसे पहले की थी। एंड उन्हीं की थ्योरी को आर्किटेक्ट बना के आपका हमारे मोहम्मद अली जिन्ना ने मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको पॉइंट उठा बनाया। एंड उन्होंने आपका 1940 में लाहौर सेशन के अंदर 1940 में लाहौर सेशन के अंदर इस पॉइंट को रखा विद द हेल्प ऑफ मुस्लिम लीग, क्योंकि ही वाज द मेन पर्सन ऑफ योर मुस्लिम लीग। तो टू नेशन थ्योरी किसने दी? वी कैन से मुस्लिम लीग में ने दी। एंड उनको मेन आर्किटेक्चर बना के क्रेडिट किसको दिया जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को दिया जाता है। बट मेन पर्सन जो थे सर सैयद अहमद खान थे। कमिंग ऑन टू वन मोर क्वेश्चन, 32nd क्वेश्चन। हु वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी किसको बोला गया? खान अब्दुल गफार खान जी को फ्रंटियर गांधी का नाम दिया गया है। इन्हीं को हम लोग बच्चा खान एंड बादशाह खान नाम से मशहूर है। ही वॉज द मेन लीडर, गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे। एंड ही वॉज द मेन लीडर ऑफ योर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर मीन्स पाकिस्तान जो रीजन है, आपका पंजाब की तरफ का रीजन, वहां के ये बहुत बड़े आपके लीडर थे। इनकी बहुत बात मानी जाती थी। ही एंड महात्मा गांधी वॉज द टू पर्सनालिटीज जो कि हमारे पार्टीशन के खिलाफ थे। सब लोग मान गए थे, पर ये दोनों नहीं मान रहे थे। अल्टीमेटली पार्टीशन तो हो गया था। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33। बेटे एक तरफ हमें लिस्ट ऑफ पर्सनैलिटीज दी गई है, एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज दी गई है। हमें मैच करना है कि कौन किस पार्टी से बिलोंग करता है। ऐसे डांगे की बात करें तो ही वॉज ही फेमस पर्सनैलिटी, ही वॉज ही फाउंडर ऑफ योर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो वन के साथ फोर के, तो आंसर हमारा तुम्हारा ए ही बन रहा है, क्योंकि ए के साथ फोर्थ ऑप्शन कहीं नहीं दिया हुआ। बट स्टिल हम लोग बाकी ऑप्शंस को भी लेके चलते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें तो जो भारतीय जनसंघ के मेन इंपॉर्टेंट फाउंडर मेंबर थे। मीनू मुंशी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ स्वतंत्रता पार्टी। स्वतंत्रता पार्टी की बात करें, स्वतंत्रता पार्टी के हमारे जो फाउंडर थे हमारे सी राजा गोपालाचारी थे, जो कि हमारे इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल भी रहे और फर्स्ट इंडियन थे जो गवर्नर जनरल बने थे। एंड अशोक मेहता की बात करें तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर बने। तो आंसर बन गया हमारा आपका फर्स्ट। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34। हु वाज द लीडर हु वाज द लीडर ऑफ एंटी कास्ट मूवमेंट एंड फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी? जब हम लोग यहाँ बात करते हैं एंटी कास्ट मूवमेंट और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की, तो हमारे आंसर है हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। अभी जैसे हमने डिस्कस किया था अम्बेडकर जी के बारे में, तो अम्बेडकर जी
कास्ट मूवमेंट के बहुत ही खिलाफ थे, एज वेल एज इनका जो बर्थ डेट है 14 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ योर लेबर पार्टी, एज वेल एज शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी के भी फाउंडर यही थे हमारे। फेडरेशन के हमारे फाउंडर यही थे। एंड इफ आई टॉक अबाउट इफ आई टॉक अबाउट लिटिल इन अबाउट अवर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी थे हमारे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हमारे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा फोर्थ। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ फॉलोइंग वाज नोन एज मिल्क मैन ऑफ इंडिया? जब बेटा हम लोग मिल्क मैन ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं आपके वर्गीस कुरियन की। वर्गीस कुरियन जी ही हमारे इनको हम लोग मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ योर अमूल ऑल्सो। ही वॉज द फाउंडर ऑफ योर अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड 1970 में इनकी बदौलत ही हमारी कंट्री में ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया। ऑपरेशन फ्लड जो कि हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन से लिंक है। व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब क्या हुआ? व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब हो गया हमें कहीं ना कहीं मिल्क की प्रोडक्शन की इनहेंसमेंट करनी है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 36। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू। सेकेंड 5 year प्लान स्ट्रेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्री। तो सेकंड 5 year प्लान, यस, हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर स्ट्रेस किया गया था, क्योंकि फर्स्ट 5 year प्लान में हमने एग्रीकल्चर फोकस किया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गई है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है बल्क ऑफ इंडस्ट्री लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील कुड बी डेवलप बाय प्राइवेट सेक्टर। नहीं सर, ये था पब्लिक सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेकंड 5 year प्लान में बोला था इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील जैसी को पब्लिक सेक्टर कहीं ना कहीं लुक आफ्टर करते हुए चलेगी। एंड ट्रेड, एग्रीकल्चर, लाइट इंडस्ट्रीज को कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दिया गया था। तो इसी बेसिस के ऊपर ऑप्शन के लिए जाएंगे, तो पहला सही है, सेकंड गलत है। तो वी कैन से आंसर नंबर थर्ड इज करेक्ट फॉर अस। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37। द सेकंड 5 year प्लान वाज ड्राफ्टेड अंडर लीडरशिप ऑफ पीसी महोपोलिस, वाज द पर्सन जिन्होंने हमारा ये सेकंड 5 year प्लान लेके आए थे, जिसके बारे में हमने जैसे में बात भी करी थी। ये मेन आर्किटेक्चर इस सेकंड 5 year प्लान के। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 38। Which of the following treaty was rejected by India as discriminatory as it only prevent non-nuclear countries from acquiring nuclear weapons? सर, जब हम ये बात कर रहे हैं, इंडिया ने बोला कि नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज एक्वायर वेपन करेंगी, इंडिया ने उसको रिजेक्ट किया। इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अवर नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी। बेटे जब हम लोग एनपीटी की बात करते हैं, तो एनपीटी है क्या सर? ये आपका न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल ट्रीटी है। न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल ट्रीटी है, जो कि जिसको बेसिकली हमारी जो वर्ल्ड की सुपर पावरफुल कंट्रीज थी, जो कि न्यूक्लियर वेपन बना चुकी थी 1967 से पहले, 1 जनवरी 1967 से पहले जो न्यूक्लियर वेपन बना चुकी थी, उनको अलाउड था कि आप न्यूक्लियर वेपन कहीं ना कहीं बना सकते हो, और कहीं ना कहीं आप यू कैन से एक्सप्लोड भी कर सकते हो, क्योंकि आपके यहाँ न्यूक्लियर वेपन आप 1967 से पहले बना चुके थे। तो 5 कंट्रीज कौन सी थी? वो थी आपकी यूएसए, वो थी हमारी रशिया, वो थी हमारी यूके, फ्रांस एंड चाइना। इंडिया ने इसी चीज को अपोज किया। इंडिया ने बोला कि ये कोई मतलब नहीं निकल रहा कि आप लोगों को स्पेशल प्रिविलेज दी जा रही है। इंडिया ने आज तक इस चीज का अपोज करते हुए चल रही है। एंड फाइनली ये जो न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल ट्रीटी थी, नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी, इसको साइन किया गया 1 जुलाई 1968 के अंदर। एंड आज तक इंडिया ने साइन नहीं किया। तो कुछ कंट्रीज ने इसको साइन नहीं किया, उसमें से एक कंट्री इंडिया है। इंडिया के साथ अब पाकिस्तान भी है, इसराइल भी है, नॉर्थ कोरिया भी है और ईरान भी है, जिन्होंने आज तक इन ट्रीटी को साइन नहीं किया है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 39। Coming on to 29, we are talking about where was the first summit of NAM non-alignment
मूवमेंट हेल्ड। और जो हम नैम की बात करते हैं, नैम की फॉर्मेशन हमारे दो जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक्स थे उनको ओवरकम करने के लिए। जब हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ग्रुप वर्ल्ड डिवाइड हो गया था, दो कंट्री, दो ग्रुप्स के अंदर, दैट इज योर कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, तो उसी टाइम पे इंडिया जैसी कंट्री जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, उन्होंने डिसाइड किया दे डोंट वांट टू बिकम द मेंबर ऑफ योर कैपिटलिस्ट एज वेल एज और कम्युनिस्ट ब्लॉक। उनका रिजल्ट मोटिव यह था कि वो डिपेंडेंट ना बने। तो इसीलिए इंडिया जैसी कंट्री ने अपना ग्रुप बनाया, उसका नाम दिया गया नॉन अलाइन मूवमेंट, नॉन अलाइन मूवमेंट ग्रुप। एंड उस मूवमेंट के अंदर मोटिव यही था कि हम लोग डिपेंडेंट ना हो जाए किसी के ऊपर। और इस ग्रुप के आपके 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे। एक थे हमारे अब्दुल नजीर जो कि इजिप्ट के थे, क्वामा नुक्रानो जो कि घाना के थे, जवाहरलाल नेहरू इंडिया के थे, एम एच सुकरानो इंडोनेशिया के थे, एंड जोसेफ ब्रोज टिटो जो कि हमारे युगोस्लाविया के थे। तो ये जो ग्रुप था, नैम की फॉर्मेशन यहाँ से हुई। एंड नैम कहीं ना कहीं ये कंट्रीज को आगे लेके गई, जिसमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने विद द पैसेज ऑफ टाइम को अडॉप्ट किया। इस नैम मूवमेंट को बनाने, इस नैम ग्रुप को बनाने की जो बातचीत जो थी 1955 से स्टार्ट हुई थी, बट ऑफिशियली फर्स्ट इनकी जो ऑफिशियल मीटिंग थी वो हुई हमारी 1961 में, जो कि हुई बेलग्रेड में। कहाँ पे हुई? बेलग्रेड, युगोस्लाविया में हुई। तो यहां से बनना स्टार्ट हुआ था हमारा नैम। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 40। शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972 वाज साइंड। जब हम लोग शिमला एग्रीमेंट की बात करते हैं, तो शिमला एग्रीमेंट हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ था। तो ये साइन इसलिए हुआ था क्योंकि इंडिया ने जब 1971 की वॉर जीती थी, पाकिस्तान को हराया था, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस ट्रीटी हुई। तो पीस ट्रीटी वो शिमला एग्रीमेंट के अंदर हुई, जिस जिस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे। एंड पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे आपके जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फी जुल्फिकार अली भुट्टो वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर पाकिस्तान। तो शिमला एग्रीमेंट हमने 1972 में साइन किया। किसके साथ किया? पाकिस्तान के साथ किया। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 41। हु प्रपोज्ड इन 1963 दैट ऑल सीनियर कांग्रेसमैन शुड रिजाइन फ्रॉम ऑफिस टू मेक वे टू यंगर पार्टी वर्कर्स? सर ये हमारे के कामराज जी थे। के कामराज हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे 1963 के अंदर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, जो कि 63 से लेके 1967 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। इनसे पहले जब इंडियन इंडो चाइना वॉर हुई थी 1962 में, 1962 में हमारे एन संजीवा रेड्डी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ योर and Sanjeev Reddy was the president of our Indian National Congress. तो ही वॉज दी पर्सनैलिटी। इवन इंदिरा गांधी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी 1959 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो भी प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। आज की डेट में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टेन्योर में आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन रही हैं? मिस सोनिया गांधी जी रही। सोनिया गांधी जी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे लॉन्गेस्ट टर्म को मीन्स कंटिन्यू करने वाली प्रेसिडेंट रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 42। हु गेव द स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म? सर नॉन कांग्रेसिज्म की बात करें तो जी इसके लिए राम मनोहर लोहिया जी की मेन पर्सनैलिटी है। राम मनोहर लोहिया जी हमारे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर भी थे, जो 1934 में बना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर भी हैं, जो कि 1934 में जो पार्टी हमारी बनी। जब मैं ये को नॉन कांग्रेस में बात करता हूँ, 1967 में जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई थी and इंदिरा गांधी आई थी ऐसे प्राइम मिनिस्टरशिप में, तब हमारी कंट्री की इकोनॉमी बहुत संभली हुई नहीं थी, बहुत थोड़ी सी शैबी सी चल रही थी। तब राम मनोहर लोहिया जी ने बोला कि जी हमें एक नॉन कांग्रेसिज्म कहीं ना कहीं ऑप्शन लेके चलना हो। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 43। 43 मंडल कमीशन। मंडल कमीशन अपॉइंटेड बाय
डैश गवर्नमेंट एट सेंटर। मंडल कमीशन को अपॉइंट करने वाली जो पार्टी थी आपकी, जनता पार्टी गवर्नमेंट थी। जनता पार्टी गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन को 1979 में अपॉइंट किया। उस टाइम पे जनता पार्टी गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे हमारे मोरारजी देसाई। जनता पार्टी की जब हम बात करते हैं, मोरारजी देसाई पहले लिख लेते हैं हम, मोरारजी देसाई। जनता पार्टी जब बात करते हैं, जनता पार्टी की बिगनिंग जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट के थ्रू हुई, जो कि इमरजेंसी के टाइम पे सब चीजें कहीं ना कहीं स्टार्ट हुई थी। नाउ इसी टाइम पे हमारे ये कहते हैं मंडल कमीशन को अपॉइंट कराया गया जनता पार्टी के थ्रू, जिनका ऑफिशियली, जिसको हम लोग ऑफिशियली सोशली एजुकेशनली सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एजुकेशनली सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के नाम से जानते हैं, जिसको जनता पार्टी गवर्नमेंट ने अपॉइंट तो किया था, बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए क्योंकि जनता पार्टी गवर्नमेंट गिर गई। एंड अल्टीमेटली 1990 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली 1919 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन को अपॉइंट करा, को की रिपोर्ट को अडेप्ट करवाया, और अल्टीमेटली 27% जो कोटा था ओबीसी को, ओबीसी कैटेगरीज को आपका पब्लिक सेक्टर और पीएसयूस में कहीं ना कहीं जॉब्स देने के लिए रिजर्व करवाया गया था। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 44। When we talk about question number 44, in 1974, nationwide strike by all employment of the railways was led by which of the following leader? सर इसमें हमारे मेन पर्सनैलिटी थे जॉर्ज फर्नांडिस। Coming on to question number 45, which of the following political party led the movement for formation of पंजाबी सभा? तो पंजाबी सभा की जब बात करते हैं, अकाली दल से लिंक है। अकाली दल की क्रिएशन जो है हमारी दिसंबर 1920 से है। इन्होंने पंजाबी सभा की बात की थी। Coming on to question number 46, who among the following led the anti-Brahmin movement? Workers worked for Justice Party and also for Dravidar Kazhagram. सर जब हम लोग एंटी ब्राह्मण मूवमेंट की बात करते हैं, जस्टिस पार्टी की बात करते हैं, सीधा हम लोग ईवी रामास्वामी नैयर की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे एक तमिल सोशलिस्ट रिफॉर्मर थे। तमिल सोशलिस्ट रिफॉर्मर थे, जिनको हम लोग पेरियार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ही इज ऑल्सो नोन एज फॉर योर पेरियार, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ योर जस्टिस पार्टी। और जो एंट्री, जो आपका टेम्पल एंट्री मूवमेंट था, जिसके इसी साल 100 साल हुए हैं, उसमें भी इनका बहुत बड़ा एक रोल था। कमिंग ऑन टू 47 क्वेश्चन, BMCEF stand for, BM and CEF is stand for your backward minority backward minority community employment फेडरेशन। सर इस पार्टी की जो फाउंडेशन है वो कांशी राम से लिंक है। कांशी राम से लिंक है, जिन्होंने ये आपका पॉलिटिकल पार्टी 1971 में ग्रुप स्टैब्लिश किया था। 1971 में स्टैब्लिश किया था एज दिस प्रोसेस, एंड ही वाज अगेंस्ट योर कास्ट सिस्टम इन इंडिया। एंड मोटिव इस ग्रुप का क्या था? अपोज कास्ट सिस्टम। इस ग्रुप ने भी, इस पार्टी ने भी इंडिया में कास्ट सिस्टम को अपोज किया था। ठीक है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 48, हमें अगेन मैच द फॉलोइंग हमारे पास आ गया है। एक तरफ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है और ईयर है। अगर हम बात करें तो लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, और ईयर दिया गया है। एच डी देवगौड़ा, जो कि यूनाइटेड फ्रंट के पार्टी के हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने थे, इनका ईयर था 9 जून 1960, 1996 से लेके अप्रैल 1997 का था। आई के गुजराल इनके बाद ही प्राइम मिनिस्टर बने थे, जिनका टेन्योर आपका 1997 से लेके 1998 तक का गया था।
एंड 1998 के बाद हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर रहे थे, जो कि हमारे 2004, 1998 से 2004 तक रहे थे। एंड उससे पहले थर्ड, वो ऑप्शन में नहीं है बट हमारे पास इस माइंड में आपको मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। वीपी सिंह गवर्नमेंट की बात करते हैं। वीपी सिंह जो थे हमारे 1989 से लेकर 1990 के बीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे। एंड मनमोहन सिंह जी हमारे 2004 से लेके 2014 तक के हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे रहे थे। तो इसी बेसिस के ऊपर ऑप्शन नंबर वन के साथ टू गया। तो आंसर तो जी हमारा यही जा रहा है। वो चेक कर लेते हैं, वन टू थ्री, टू के बी के साथ थ्री एंड सो ऑन। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 49। हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी? तो काशी राम जी ही बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर थे, जिन्होंने इस पार्टी को 14 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर जी के बर्थडे वाले दिन किया था। एंड ईयर था आपका 1984। कमिंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। The model of transition of Russia, Central China, Eastern Europe, influenced by World Bank and IMF, came to be known as your shock therapy. So shock therapy वो प्रोसेस था जो कि हमारे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बैंक ने लिया, सो दैट जो भी यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड कंट्रीज थी, आपकी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, उनको कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ, यूएससी की तरफ टिल्ट करा था। दिस इज ऑल अबाउट दिस डिस्कशन। आई होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा। बेटा प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। कुछ दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, तैयारी कैसे करनी चाहिए। मेरी सजेशन यही है, मेरी सजेशन यही है, जो भी पढ़ो ढंग से पढ़ो और जितना हो सके टेस्ट दो। अपने माइंड को चलाओ कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है। आप ये डिस्कशन सुन रहे हो और प्रॉपर नोट्स बना रहे हो, तो आपका माइंड दूसरे वे में भी चलना चाहिए कि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बना रहा है, तो अब हो सकता है पैटर्न थोड़ा चेंज कर दे। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल दिस थिंग्स। ऑल द बेस्ट टू यू। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।